और मैं सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके साक्ष्य के साथ आप सभी छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और एक एक कर सभी प्रश्नों का उत्तर मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और छात्रों, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? और इसमें ऑप्शन दिया गया है जुलाई 1830, जुलाई 1815, जून 1821 और जुलाई 1832 ईस्वी। और दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जुलाई 1830 ईस्वी। 1830 से लेकर के 1848 के बीच में फ्रांस में जो है विद्रोह का समय या फिर कहें कि क्रांति का युग कहा जाता है। यानी कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? जुलाई 1830 ईस्वी में। दोस्तों, इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, जोसेपी मैत्सिनी। दोस्तों, इसके बाद आपसे छात्रों का जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 2, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, इसके बाद आपसे छात्रों का जो चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। यानी कि गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी। तो इन सभी कारणों से 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे। दोस्तों, इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? यंग इटली, यंग यूरोप। तो इन सभी संगठनों का निर्माण किसने किया था? जियोसेपे मैत्सिनी ने। इसके बाद छठा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? और इसका सही उत्तर जो होगा इनमें से सभी। यानी कि युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और ये तीनों चीज किया गया था। यानी कि इसका जो छठा जो प्रश्न था आपका, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। दोस्तों, इसके बाद आपसे छात्रों का जो सातवां प्रश्न पूछा गया था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, महात्मा गांधी। दोस्तों, इसके बाद आठवां प्रश्न है कि जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग में अमृतसर के लोग यानी कि पंजाब के लोग जमा हुए थे बैसाखी मेला के अवसर पर। तो इस आठवें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, बैसाखी मेला। दोस्तों, इसके बाद नौवां प्रश्न था कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे गए खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, नमक। दोस्तों, इसके बाद 10वां जो प्रश्न था कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और ये जो आपका मॉडल सेट में भी था और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, महात्मा गांधी। इसके बाद 11वां प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? और इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑटो बिस्मार्क होगा। इसका 12वां प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? और इसका जो सही उत्तर होगा 1922 ईस्वी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन के दौरान यह घटना घटी थी 1922 ईस्वी में। दोस्तों, इसके बाद 13वां प्रश्न है कि पवन द्वारा मैदानों अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, मृदा अपरदन। इसका 14वां प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम क्या हैं? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैव और अजैव 2 भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों, इसके जो 15वां प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? और इसका सही उत्तर होगा काली मृदा, जो कपास के खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसके बाद 16वां प्रश्न था
कि जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 रियो डी जेनेरियो। इसका 17वां प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इस तरह से 17 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने मिला लिया। इसके बाद 18वां जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 43%। इसके बाद 19वां जो प्रश्न है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 पठारी क्षेत्र। भारत के कुल क्षेत्रफल का 27% भाग पठार है, यानी कि इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा पठारी। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों ये जो आपका मॉडल सेट में भी था, और इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 होगा अधिक सिंचाई। इसको आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी इसका जो उत्तर दिया गया है अधिक सिंचाई दिया गया है। ऐसे बहुत से छात्रों का कहना है कि गहन खेती होगा, लेकिन इसका सही जो उत्तर होगा वो अधिक सिंचाई होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 21वां जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरांचल या फिर क्या है कि उत्तराखंड। इसके बाद अगला जो प्रश्न हम लोग देखते हैं 22वां प्रश्न, वह है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? और इसका सही उत्तर होगा 1972 ईस्वी। 1972 ईस्वी में भारतीय वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया था। इसके बाद 23वां प्रश्न है कि कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 ब्यास परियोजना। इसका 24वां प्रश्न है कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? और इसका जो देख रहे हैं हम लोग, सूखा है, सिंचाई की बढ़ती मांग है, जल की व्यर्थ बर्बादी, तो ये तीनों सही है। इसका मतलब है कि इसका जो ऑप्शन 4 है इनमें से सभी, यानी कि इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। दोस्तों इसके बाद 25वां जो प्रश्न हम लोग देखते हैं वह है कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? और इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंच और डच। इसके बाद 26वां जो प्रश्न पूछा गया है कि श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 बौद्ध धर्म। दोस्तों इसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो 27वां जो प्रश्न पूछा गया था कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? और इसका सही उत्तर होगा जनता। लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है, यानी कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? जनता को माना जाता है। दोस्तों इसके बाद 28वां जो प्रश्न पूछा गया था कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? और इसमें जो ऑप्शन देखते हैं, एक में क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बंटे समाज में, दूसरा क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, तीसरा प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, और अंत में जो है इनमें से सभी, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन 4 इनमें से सभी। दोस्तों इसके बाद आपका जो 29वां प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक या स्थिरता का रूप ले लेता है? और इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सामाजिक, यानी कि सामाजिक टकराव जो है आगे बढ़ करके अक्सर हिंसा और राजनीतिक या स्थिरता का रूप ले लेता है। इसका तीसरा जो प्रश्न पूछा गया था कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? और इसका सही उत्तर होगा न्यायालय। न्यायालय को ही संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। दोस्तों इसके बाद 31वां जो प्रश्न पूछा गया था कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत जो है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं। इसके बाद 32वां जो प्रश्न है
कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्र सरकार। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं तो वहां पर जो शासन चलाने का विशेष अधिकार है उसे केंद्र सरकार को ही प्राप्त है। ये जो राज्य सरकार या स्थानीय सरकार या फिर इनमें से सभी, ये उत्तर नहीं होगा, बल्कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्र सरकार। दोस्तों इसके 33वां जो प्रश्न है वह है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सत्ता का विकेंद्रीकरण। यानी कि केंद्र और राज्य सरकार में शक्तियों का जो बंटवारा किया जाता है और उसमें स्थानीय सरकारों को जो शक्ति दी जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। दोस्तों इसका 34वां प्रश्न है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, क्या है? तो इसमें नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, ये तीनों ऑप्शन सही है। यानी कि इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। इसके बाद 35वां जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? और इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा आता है, इसके बाद बिहार और बाकी राज्य आते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छत्तीसगढ़ आएगा। इसे आप लोग गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, इसका सही उत्तर वहां पर भी छत्तीसगढ़ ही दिया हुआ है। दोस्तों इसके बाद जो 36वां प्रश्न पूछा गया था कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? और इसका सही उत्तर होगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्य रूप से दिखाई जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न है 37वां प्रश्न कि भारत किस वर्ग के देश में आता है? निम्न आय वर्ग, गरीब, विकसित या फिर कम जनसंख्या? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 निम्न आय। भारत जो है निम्न आय वर्ग के देशों में आता है। इसके बाद जो 38वां प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? और इसका सही उत्तर होगा जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद जो 39वां प्रश्न पूछा गया है कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर होगा तृतीयक क्षेत्र। यानी कि ये सब जो है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सहायता करता है, यानी कि इसको तृतीयक क्षेत्र कह सकते हैं, उसी के अंतर्गत ये सभी आते हैं। दोस्तों इसके बाद अंतिम जो प्रश्न पूछा गया था आप सभी छात्रों को वह कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? और इसका सही उत्तर होगा चक्रीय बेरोजगारी। यानी कि साल में जो है एक ही बार या फिर 2 बार ही जो है इन लोगों को रोजगार मिलता है, यानी कि वहां पर जो है चक्रीय बेरोजगारी होती है। तो दोस्तों आप लोगों ने सोशल साइंस के पहले टर्म के सभी 40 प्रश्नों का आंसर मिला लिया है और आपको पता चल गया कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है।